नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार विधानसभा का चुनाव होने के बाद जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक होने वाली है। 26-27 तारीख को होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई है। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली और इसी कर्पूरी सभागार में वो बैठक होने वाली और जाहिर सी बात है इस बैठक पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिके रहेंगी, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आने वाले समय में जेडीयू कई रणनीतियां बना सकती है, कई सारे एजेंडा भी तय किए जाएंगे आने वाले समय में कि जेडीयू को कैसे मजबूत किया जाए। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के देश भर से आए नेता शामिल होंगे। 26 दिसंबर को शाम 5 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। 26 दिसंबर की बैठक में पार्टी का एजेंडा तय होगा। 27 दिसंबर को 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्य समिति में 225 सदस्य हैं। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, कोषाध्यक्ष और तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सूत्र बताते हैं कि बैठक में दूसरे राज्यों में भी जेडीयू के संगठन विस्तार चर्चा के साथ साथ कई नए चेहरे को भी आगे बढ़ाने की कवायद की जा सकती है। संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जो विषय हैं उस पर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और चर्चा करके उसमें निर्णय लेंगे। उसमें महत्वपूर्ण ये है कि संगठन को और किस तरह से हम लोग उसको विस्तारित करें, संगठन को और किस तरह से सुदृढ़ और मजबूत किया जा सके, उन्हीं सब विषयों पर हम लोग बैठकर बात करेंगे। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू के कर्पूरी सभागार में ही बैठक की थी और अब चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर बैठक के लिए कर्पूरी सभागार को ही चुना है। सूत्र बताते हैं कि इस 2 दिन के बैठक में कई सारे ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो आने वाले समय में जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। एक तरफ जेडीयू पार्टी विस्तार को लेकर तैयारी में जुटी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। दूसरी तरफ जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले ही अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अरुणाचल में नीतीश को झटका। नीतीश के 6 विधायक बीजेपी में शामिल। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट हुई है। जेडीयू के 7 में से 6 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू में टूट अरुणाचल प्रदेश में हुई और हलचल ईटानगर से 1200 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में तेज हो गई। जेडीयू में हुई बड़ी टूट पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं और नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। जनता दलियों को देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि क्या जनता दल कल भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाएगी या इनकी सोई हुई अंतरात्मा जागेगी। इनके एक एक विधायकों को तोड़ करके जब तक भारतीय जनता पार्टी समूल नष्ट नहीं कर देगी तब तक वो अतिवादता स्वीकार करते रहेंगे। तो मैं समझता हूं जो घटना आज अरुणाचल में घटी है कोई बड़ी बात नहीं, कल को बीजेपी बिहार में भी इसकी पुनरावृत्ति कर दे। और ये देखना अब नीतीश कुमार जी को है कि अपने विधायकों को संभाल के रखें। बीजेपी की नजर उनके विधायकों पर भी है। सहयोगी जनता दल के विधायकों की टूट पर बीजेपी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कारणों से जेडीयू के विधायक बीजेपी में गए हैं, इसका बिहार में दोनों पार्टियों के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय कारण है जिसके चलते वहां के विधायक गए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम के साथ अटूट गठबंधन है। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी की बैठक में इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए। देख रहे हैं, क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, सब कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है।
अरुणाचल प्रदेश में 2019 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सभी सियासी पंडितों को चौंका दिया था। बीजेपी के बाद जेडीयू अरुणाचल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और सरकार में सहयोगी की भूमिका में भी थी। लेकिन ताजा सियासी उलटफेर के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में अरुणाचल में बीजेपी के 48 विधायक हो गए हैं, जबकि जेडीयू के पास केवल 1 विधायक ही बचे हैं, जिसे विपक्षी नीतीश कुमार को बड़ा झटका बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू अरुणाचल में सकारात्मक और मित्रवत विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। हमारी पार्टी वहां पर एक सकारात्मक मित्रवत अपोजिशन की भूमिका में थी। संपूर्ण घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पटना के बेली रोड पर बन रहे लोहिया पथ चक्र का जायजा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया। प्रोजेक्ट लेट होने की वजहों को जाना। मुख्यमंत्री के मुताबिक जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो पटना के लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसके बाद नीतीश कुमार पटना में बन रहे दूसरे पुलों का मुआयना किया। गाड़ियों का ये काफिला सरकार का है। सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक एक कर गाड़ियां निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ी और फिर उससे नीतीश कुमार बाहर निकले। सीएम के साथ राज्य के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए नीतीश कुमार चल पड़े। उनके साथ अफसरों की फौज भी थी। एक एक चीज की बारीकियों को नीतीश कुमार ने घूम घूम कर समझा। बीच बीच में अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे। प्रोजेक्ट क्यों लेट हुआ समझते रहे। अधिकारियों की टीम समझाने में लगी थी कि आखिर लोहिया पथ चक्र प्रोजेक्ट पूरे होने में देर क्यों हुई। अब इसे पूरा करने की नई तारीख नीतीश कुमार को मिल गई है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। ये वाला पोर्शन अगर हमको आश्वस्त किया है कि जून तक पूरा हो जाएगा और उसके आगे का जितना भी है वो बताइए कब तक हो जाएगा। 21 दिसंबर अगले साल अंत तक वो बाकी सब पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो लोहिया पथ चक्र देखने में कैसा होगा, इसका 3D एनिमेशन सरकार की तरफ से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को मुहैया कराया गया। 3D एनिमेशन काफी अच्छा है। इसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में पटना को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें आने और जाने के लिए अलग अलग सड़कें होंगी। ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। नीतीश कुमार ने अफसरों को सुरक्षा और अतिक्रमण को लेकर खास निर्देश दिया है। एनिमेशन में भी इसकी झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। उम्मीद है कि ये पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। जब ये बनकर तैयार होगा तो पटना के ट्रैफिक इंतजामों की सूरत बदल जाएगी। ये लोहिया पथ चक्र पटना के 49 सड़कों को आपस में जोड़ देगा। समूचा बन जाएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से कितने रास्ते पर लोग जा रहे हैं। यानी एक तरफ से अगर निकल रहे हैं तो एक तरफ से ही निकल रहे हैं, फिर दूसरे तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। चाहे जितना भी ट्रैफिक हो, सबके जाने आने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। लोहिया पथ चक्र के साथ साथ नीतीश कुमार ने पटना की ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया। पटना में बन रहे पुलों का जायजा लेने के लिए इनकम टैक्स चौराहा, कोतवाली, करबेगहिया पुल और स्टेशन के पास बन रहे पुलों का भी जायजा लिया, जहां पर उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। क्रिसमस के मौके पर आज किसानों को पीएम मोदी ने गिफ्ट दिया, साथ ही विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद किया और किसानों को लेकर मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। एक बटन दबाते ही देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों के साथ सीधा संवाद किया। न एमएसपी खत्म होगी और न मंडियां बंद होंगी, इसका भरोसा दिलाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के भ्रमजाल को भी तोड़ा। ये लोग
अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। दरअसल पिछले 30 दिनों से किसान नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। किसानों को समझाने बुझाने के लिए सरकार हर वो रास्ता निकाल रही है जिससे अन्नदाताओं का आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन सियासी चक्रव्यूह में फंसकर कुछ किसान अपनी हट पर अड़े हुए हैं। नए कृषि कानून पर सरकार का साथ देने के लिए बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किसानों का शुक्रिया अदा किया है। कि किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया, न वो भारत बंद में शामिल हुए, न उनके धरना में शामिल हुए, और आज पूरा बिहार के जो किसान हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। पटना समेत देश भर के किसानों ने पीएम मोदी का संवाद बड़े ही ध्यान से सुना। पटना के बामेती सभागार में भी भव्य आयोजन किया गया था, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह समेत कई विधायक मौजूद थे। जाहिर है बिहार के किसान नए कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और अमरजीत की रिपोर्ट। पूर्णिया के रामपुर तिलक गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कई सवाल खड़े करती है। जो वीडियो सामने आया है वो 2 दिन पहले का है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। जमीन को खाली कराने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला बोल दिया, साथ ही मौके पर मौजूद ट्रैक्टर को भी जलाने की कोशिश की। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मौके पर मौजूद लोग कितने उग्र हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। लोगों की माने तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन पर अवैध कब्जे को पुलिस हटाने गई थी, लेकिन लोगों ने कानून हाथ में ले लिया और पुलिस पर ही हमला बोला। दरअसल जमीन के मालिक का नाम अभिनंदन दास है, जिनकी 30 एकड़ जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया था। डीएम के आदेश के बाद ही पुलिस जमीन खाली कराने पहुंची थी। उसके बाद लोगों ने पुलिस के साथ क्या कुछ किया वो जरा आप देखिए। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रशासन मुंह देख रहे हैं। प्रशासन देखिए सिर्फ मुंह देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब उनको मार रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, आप देखिए प्रशासन अपने उतर गए हैं। प्रशासन अपने आप में आ गए हैं, अपने समझाते करते हैं। मधेपुरा पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही कई अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस ने ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के डेफरा गांव में छापेमारी की, जहां एक झोपड़ी में हथियार बनाए जा रहे थे। पकड़े गए दोनों लोग सहरसा के रहने वाले हैं। 3 महीने में मधेपुरा पुलिस ने तीसरे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। बड़े आइटम है जो कि वहां से जब्त किए गए हैं, सभी को विधिवत जब्त करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये जो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, इनसे हमने पूछताछ की है। इनसे हमें काफी अहम जानकारियां मिली हैं कि इन्होंने कितने हथियार अभी तक बनाए हैं, कितने में बेचते थे और ये लोग यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं। कटिहार पुलिस ने बाइक की डिग्गी तोड़कर 3 लाख उड़ाने वाले 2 चक्के को गिरफ्तार किया है, साथ ही रुपए बरामद कर लिए। कल बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे शिक्षक की बाइक की डिग्गी से रुपए उड़ाए गए थे, जिसे पुलिस ने 24 घंटे में बरामद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य पहचान के आधार पर दोनों अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से जो चोरी की गई 3 लाख के रुपये की राशि थी वो बरामद कर लिया गया और कुछ कागजात भी उस चोरी में गए थे, आधार कार्ड वगैरह, उसको भी बरामद किया गया। पूर्णिया पुलिस ने नशीले पदार्थ के 3 तस्करों को, जी हां, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से स्मैक और ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। पकड़े गए लोगों में से 2 पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तार नेपाल से भी जुड़े हैं। ये लोग बंगाल के मालदा से स्मैक और ब्राउन शुगर लाकर सीमांचल के इलाकों में बेचते थे। के हैं और एक व्यक्ति डगरुआ, एक कस्बा और एक कटिहार का है। तो इन लोगों का पर्पस यही था, ये लोग डील करने आए थे। लगभग 480 ग्राम ब्राउन शुगर स्मैक पकड़ा गया है। रोहतास जिले में इन दिनों कोयले का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसको लेकर डिहरी के गंगौली के पास प्रशासन की टीम ने छापेमारी की।
छापेमारी में 11 टन अवैध कोयला बरामद हुआ। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां के कोयला तस्कर झारखंड में अवैध कोयला लाते थे और फिर उसे बेचते हैं। डेहरी में कोयला का अवैध कारोबार सालों से चल रहा था। पदाधिकारी पंचायत में विभिन्न योजनाओं के समीक्षा के लिए जा रहे थे, तो उनके द्वारा ये देखा गया कि बहुत सारी अवैध यहाँ कोयला का यहाँ पे जला रहे थे ताकि, और इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो उसी पे उनके आदेश के अनुसार से यहाँ पे छापेमारी की गई, जिसमें 11 ट्रक यहाँ पे पकड़े गए हैं। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ सरकार ने सख्ती बरतते हुए नो वर्क नो पे का ऐलान किया, लेकिन आज दिन भर मरीज परेशान रहे। दूर दराज से गया के एएनएमसीएच पहुंचे मरीज डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। वीरान सा पड़ा ये है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो मगध प्रमंडल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लेकिन यहां भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल हैं। 23 दिसंबर से जारी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है और परेशानी उन मरीजों को हो रही है जो दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए यहां पहुंचे। तकरीबन 35 किलोमीटर का सफर तय कर एएनएमसीएच पहुंचे विजय पासवान दांत के दर्द से परेशान है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि ओपीडी बंद है। दांत में दर्द है, बहुत ज्यादा, काफी दर्द है और खाने पीने का नहीं बन रहा है, बहुत मजबूरी है, इसलिए ऐसे। पर यहाँ सुविधा क्या होगा, क्या सुविधा हो रहा है? आपको तो वहाँ भी निजी डॉक्टर होगा। निजी डॉक्टर कहाँ? निजी डॉक्टर तो पैसे वाला के अलग है, निजी डॉक्टर तो पैसे वाला के है। तो वहीं 25 किलोमीटर दूर फतेहपुर से मगध मेडिकल अपने परिवार का इलाज कराने पहुंची महिला को भी इलाज मयस्सर नहीं हुआ। आंख का ऑपरेशन यहीं हुआ था, लेकिन शुक्रवार को रूटीन चेकअप के लिए बुलाए जाने पर भी डॉक्टर नदारद है। अब दिक्कत तो होवे करलन सर। ऐसे बता देते हैं कि पता रहता तो नहीं थी नहीं। आँख ने मोतियाबिंद होला लाले। हाँ ही करेंगे ऑपरेशन तो ठीक है थी। बाकी ये कि आज बोले थे ना कि आज भर चेक हो करके डरो प्रूफ लिखता थी ना, तो फिर आना 1 महीना के बाद तो चश्मा देंगे। विशुनपुर से अपने बेटे का इलाज कराने आई महिला की पीड़ा भी कुछ ऐसी ही है। बेटे को कुत्ते ने काट लिया, सोचा अस्पताल जाकर इलाज नसीब होगा, लेकिन यहाँ आकर डॉक्टरों की हड़ताल का पता चला। कुत्ता काट लिया है सवेरे बच्चा के, तो यहाँ आए तो बंद है, हड़ताल है, तब लौट के जा रहे हैं घर। प्राइवेट न जा पाएगा, गरीब आदमी कहाँ से देंगे 300-400। स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलने से गरीब लोगों का काफी बुरा हाल है। दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से पहुंचने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। मरीज परेशान हैं, लेकिन इससे अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथ इकट्ठे होकर हड़ताल में एकजुटता दिखाई जा रही है, जबकि मजबूरी में कई मरीज या तो निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं या फिर घर लौट जाने को मजबूर हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना के एक छात्र अभिनव खन्ना ने अमेरिका की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से 2 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल की। अभिनव का परिवार राजेंद्र नगर में रहता है और उसने मुश्किल परिस्थितियों में ये कामयाबी हासिल की। उसकी सफलता पर पूरे परिवार को गर्व है। इस वक्त अभिनव के परिवार में हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार वाले अपने बेटे पर नाज कर रहे हैं और जिसने पूरे बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अभिनव, इस सफलता को कैसे देखते हैं? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने परिवार के साथ साथ अपने बिहार और अपने देश का भी नाम रोशन किया है। और ये छात्रवृत्ति प्राप्त करके जो मेरा और अपने परिवार का मेरा सपना था कि मैं देश की और इस विश्व के बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी से पढूं और अपनी शिक्षा प्राप्त करूं, वो सपना सफल होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसने बहुत मेरे लिए मेरी सेवा की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाद में इसको रिग्रेट नहीं रहे कि इसने अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं की। इसने अपना कॉलेज छोड़ करके 1 महीना मेरे साथ हॉस्पिटल में रहा और उसने अपने रात में अपनी पढ़ाई भी की और दिन भर ये मेरे साथ लग करके मेरी सारी सेवा की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये बाहर जा रहा है, क्योंकि ये अगर मैं अपना सपना नहीं उस पर डालना चाहती, वो उसका अपना सपना जिए।
बिल्कुल। मेरे सपने मेरे हैं, ये उसका सपना था, बचपन से था कि मैं बाहर जाके बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करूं, और वो उसने पूरा करने के लिए एक कदम अपना बढ़ा लिया। इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंस बेचने वाली आदित्य विजन 31 दिसंबर को ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ निकालेगी, जिसमें 75 कार और 551 बाइक दिए जाएंगे। आदित्य विजन के डायरेक्टर ने बताया कि ग्राहकों को कंपनी पर पूरा भरोसा है और हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लकी ड्रॉ 2013 से चला आ रहा है और अगले साल इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। 31 दिसंबर को आदित्य विजन का जो वार्षिक कार्यक्रम होता है बाई एंड विन, खरीदे और जीते, जहां पे हम अपने भाग्यशाली ग्राहकों को करोड़ों का इनाम जीतने का एक अवसर देते हैं। इस साल हमारे ग्राहक जीत सकेंगे 75 गाड़ियां, 551 मोटरसाइकिल। हाँ, ये हम सन 2013 से ग्राहकों को हर साल इस प्रकार का गिफ्ट साल के अंत में देते आ रहे हैं। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। दिस न्यूज इज को पावर्ड बाय